हेलो। अब हम लोग मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे अगर हम लोग कल पेपर देने जा रहे हैं एफटीआरई का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आज देखेंगे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस जो हम लोग नहीं हो पा रहे हैं हम लोगों से सॉल्व क्लास 10th के हिसाब से। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को जो करा गया है वो वेन डायग्राम से सॉल्व करा गया है। ठीक है, मान लेते हैं, जैसे मान लिया ये वेन डायग्राम होते क्या हैं, ये अभी आप लोग पहली बार अब देख रहे हैं। तो ये कोई ए की प्रोबेबिलिटी और ये कोई बी की प्रोबेबिलिटी है और ये टोटल हमारे टोटल इवेंट्स हैं यू। ठीक है, यानी कि एक सिक्के हैं जिसके दो साइड्स हैं, एक और बी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कोई यूनिवर्स यू है जिसमें हमारे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर हैं पूरे यूनिवर्स में 8 इवेंट्स हो गए। मान लो ए की जो आने की प्रोबेबिलिटी वो क्या है, 1 2 3 4, चार एक आ सकते हैं और अगर बी को देखें तो बी में आ सकते हैं 3 4 5 6। ठीक है, तो हो सकता है कि ए और बी कुछ कॉमन हो या हो सकता है ए और बी कुछ कॉमन ना हो। तो पी ए मतलब पी ए कितना होगा, जो भी जितना भी ए का पार्ट है पी ए मतलब कितना होगा, यानी कि 1 2 3 4 होगा। ठीक है, अगर आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पूछा जाए तो यानी कि जो भी बी है वही तो होगी। तो बी कितना है, 3 4 5 6। ठीक है, ये बी इनिशियल है। अब अगर हमसे पूछा जाए कि इसका इन्वर्स बताइए, बार या डैश बताइए पी ए। ठीक है, तो पी ए बार जो होगा मतलब ए को छोड़ के बाकी जितना भी होगा, तो हम लोग जहाँ पे प्रोबेबिलिटी में कर रहे थे 1 माइनस ए कर देते थे, तो यहाँ पे भी क्या होगा, उल्टा हो जाता है। जितना भी ए है उसको छोड़ के बाकी जितने भी नंबर होंगे वो सब आ जाएंगे। तो ए के जितने भी नंबर हैं 1 2 3 4 छोड़ के बाकी जितने भी नंबर हैं 5 6 7 8 ये आ जाएंगे। अगर आपसे बी का इन्वर्स पूछा जाए मतलब एक्सेप्ट बी, तो यानी कि बी को छोड़ के जितना भी है तो यानी कि बी बार, तो बी बार कितना हो जाएगा, मतलब बी के नंबर छोड़ दीजिए 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा 1 2 7 8। अगर आपसे पूछा जाए कब बी, ठीक है, यानी कि इनका कॉमन एक तरीके से क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों ही इवेंट जब हो रहे हैं तो ए और बी जो दोनों होंगे, लेकिन कौन से नहीं होंगे, जो इनके बाहर होंगे। तो ए के भी सारे नंबर और बी के भी सारे नंबर, दोनों ही नंबर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन कौन कौन से नंबर एक्सक्लूड रहेंगे, 7 और 8 जो कि बाहर हैं। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन वही होगा जो ए और बी का जो कॉमन पार्ट होगा। तो इन दोनों में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कॉमन क्या है, 3 और 4 ए और बी में कॉमन है, बाकी सारे नंबर छूट जाएंगे। तो यहाँ जो शेडेड पोर्शन है इससे भी आप लोग समझ सकते हैं कि शेडेड पोर्शन क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, तो जो शेडेड पोर्शन है वही हमारा आंसर भी है। तो ए यूनियन बी का बार मतलब इनका जो कॉमन पार्ट है उसको छोड़ के बाकी जितना भी, तो इनका जो कॉमन था ये इतना था, बाकी छोड़ के जितना होगा, यानी कि ये कितना पार्ट है, केवल 7 8। इंटरसेक्शन का भी बार, तो इंटरसेक्शन का बार क्या होगा, जो इनका जो कॉमन पार्ट है उसको छोड़ के बाकी जितना भी ये ब्लैक पोर्शन आप देख रहे हैं शेडेड पोर्शन ये होगा। तो ये जो 3 और 4 बस छूट जाएगा, हट जाएगा, बाकी सब रिमेनिंग सारे नंबर्स होंगे। ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी यानी कि ए में से आप बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ए से बी को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, पी ए माइनस बी, यानी कि 1 और 2 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको हम प्रोबेबिलिटी में कैसे यूज़ करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी में यूज़ करने के लिए हम लोग प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी। ये एक क्वेश्चन आया हुआ है मेरे ख्याल से एफटीआरई में ही, शायद मैंने लास्ट ईयर वाले में ही पेपर में मैंने इसको सॉल्व कर रखा है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को आप देखेंगे और ये उनके नॉर्मल एक फॉर्मूलेज हैं जिनको आप थोड़ा सा देख के जाएंगे अगर आप बुक में देख पा रहे हैं तो। इसके लिए आपको जो है 11th की बुक के प्रोबेबिलिटी को देखना पड़ेगा, 11th या 12th की बुक को। ठीक है, तो थोड़ा सा इन फॉर्मूले को आप स्टडी करेंगे। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें आपको 11th का पार्ट पूरा हमने देखा कि कवर अप कर रहे हैं। अगर कोई एक लाइन है तो इक्वेशन ऑफ लाइन तो क्या होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे m उसका स्लोप होगा, स्लोप, और स्लोप होता है tan थीटा यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और c क्या होता है, ये इसका y इंटरसेप्ट होता है c। तो यहाँ पे अगर आपको एक स्लोप दे दिया जाए और एक पॉइंट दे दिया, पूछा जाए कि इक्वेशन ऑफ लाइन बताइए क्या होगा, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देंगे y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एफ वन।
आपको एक पॉइंट दिया गया होगा और एक स्लोप दे दिया गया होगा। तो इस पे भी एक क्वेश्चन मैंने देखा था आया हुआ है। और ये क्वेश्चन काफ़ी आया हुआ है जब आपको कोई दो पॉइंट दिए गए और पूछा गया इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा। जब आपके पास कोई दो कोऑर्डिनेट गिवन होंगे और पूछा जाए कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन। ये वाला फॉर्मूला आप लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। और इससे आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। अगर थोड़े बहुत जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उसमें भी आप देख सकते हैं कि स्लोप क्या होता है। स्लोप हमारा m होता है और यही स्लोप को हम टेन थीटा भी बोलते हैं। यही टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी होता है। परपेंडिकुलर क्या होता है, वाई एक्सिस की जो वैल्यू है अपॉन बेस इज एक्स एक्सिस वैल्यू एक्स टू माइनस एक्स वन, यानी लेंथ ऑफ द एक्स एक्सिस। और ये जो न्यूमरेटर में है वो क्या है, लेंथ ऑफ द वाई एक्सिस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दिस इज वाई टू माइनस वाई वन एंड एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि ये हमारी डिस्टेंस है, ये है, तो ये हमारा y1 है, ये हमारा y2 है, ये हमारा x1 है और ये हमारा x2। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अपॉन यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। इस अगर ट्रायंगल में देखें तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हमारा एंगल थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया y2 माइनस वाई वन, बेस क्या हो गया x2 माइनस x1, दिस इज थीटा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से लगा सकते हैं। दूसरा एक फॉर्मूला आप जरूर देखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लोग के क्लास 10th के सिलेबस से हटा है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे देख लीजिए क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। फिर नेक्स्ट आप इसमें भी बहुत सारे मैं देख रहा था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं। यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जरूर आई हुई है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आप लोग नहीं देख के जाते हैं, नहीं आप लोग देख रहे हैं 10th में, तो यहाँ पे आप देख लीजिए एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है। कोई भी अगर एंगल दो पार्ट्स में इंटरनली अगर डिवाइड हुआ है तो जो इनकी जो साइड्स का जो रेशियो है वो इनकी बेस की साइड्स के रेशियो के क्या होगा, इक्वल होता है। और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम तो आपके सैम्पल पेपर में ही उन्होंने दे रखा है, ठीक है। अगर कोई एंगल ए एक्सटर्नली दो इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है तो क्या होता है कि इनका साइड्स का रेशियो सी डी अपॉन बी सी इस ए डी अपॉन ए बी, यानी कि ए डी अपॉन ए बी, इसका और इसका रेशियो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो एक्सटीरियर बाइसेक्टर थ्योरम भी आप लोग देख के जाएंगे। तीसरा, रिलेशन बिटवीन एरियाज एंड टू सिमिलर ट्राइंगल्स। ये एरिया कॉन्सेप्ट आप लोगों को फिर मेरे ख्याल से हटा है सीबीएसई के सिलेबस से, तो इसको भी आप देख के जाएंगे। कोई भी दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो जो इनके एरिया का जो रेशियो होगा उनकी साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता चला जाएगा। साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल आप करते चले जाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट भी मैंने देख रहा कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। आप लोग जब कर रहे होंगे तो आप लोग को नज़र आ रहा होगा ये सब क्वेश्चंस, ठीक है। तो इनको आप डेफिनेटली करके ही जाना है। फिर है कुछ पाइथागोरस थ्योरम के जो हम लोग निकालते हैं। तो अगर ये कोई एंगल बी हमारा एक्यूट एंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं जो हमको हेल्प करेगा क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने में। और एंगल बी इज अगर ऑब्ट्यूस है, ठीक है, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा के क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ये कुछ पाइथागोरस थ्योरम के हमने फॉर्मूलेस निकाल के रखे हुए हैं जिसमें से आप क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं बल्कि क्वेश्चंस को विद इन टाइम सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये नहीं मैटर करेगा कि आप किस मेथड से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। ट्रिग्नोमेट्री डेफिनेटली यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा टफ लेवल पे जा रही है। पूरे के पूरे सारे क्वेश्चंस 11th के यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं साइन 90 प्लस सीटा इस कॉस सीटा। जब कभी भी 90 और 270 एंगल आता जाएगा तो साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस में। जब कॉस के साथ 90 आएगा या 270 आएगा तो वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह जब 10 90 और 270 में आएगा तो वो कॉट में कन्वर्ट होता जाएगा। ऐसे ही सारे कन्वर्जन होते जाएंगे। 90 और 270 पे ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हैं ये अपने आप को चेंज कर देते हैं। अब दूसरा प्लस या माइनस, ठीक है,
तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। यहाँ पे ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, और थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे हम प्लस माइनस करते जाएंगे। तो 90 प्लस थीटा यानी कि किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। अब ये प्लस होगा कि माइनस? प्लस होगा, क्योंकि सेकंड में ये प्लस होता है। कोई भी उठा के आप देख लीजिए। कॉस 180 प्लस थीटा, 180 में नाम तो नहीं चेंज होगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। 180 प्लस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या सा होता है? नेगेटिव। तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा। ठीक है, सपोज दैट इसको उठा लिया, कॉस 270 माइनस थीटा। 270 माइनस थीटा यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और 270 पे कॉस किस में बदल जाता है? साइन में। थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से माइनस साइन। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला लिखने का तरीका है, इसको आप लिख सकते हैं। और ये क्वेश्चंस सैम्पल पेपर में भी आया हुआ है, इसकी हेल्प से आप लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी एंड टेन ए माइनस बी। इन फॉर्मूले को आप अगर याद कर सकते हैं तो याद करके जाइए और थोड़ा सा अप्लाई करने की कोशिश करिए। ठीक है, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सपोज दैट आपके पास आ गया साइन 60, साइन है ना, तो साइन 60 आ गया, तो साइन 60 को हम क्या लिख सकते हैं? 30 प्लस 30 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब 45 आ गया तो 15 प्लस 30 लिख सकते हैं। तो ऐसे हम एंगल्स को चेंज कर करके लिख सकते हैं, मतलब दो पार्ट्स में, और फिर उसको हम लोग ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी तरीका है, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम लोग इसको देखेंगे, यहाँ पे साइन 2 थीटा यानी कि साइन 60 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 2 इंटू 30 डिग्री। तो साइन 2 थीटा क्या होता है? साइन 2 इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए, यानी कि साइन 60 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 2 टाइम्स ऑफ 30 डिग्री। 2 टाइम्स ऑफ 30 डिग्री का मतलब 2 साइन 30 इंटू कॉस 30। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह कॉस 2a की, कॉस 2a के 3 फॉर्मूले होते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, कॉस 2a 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। इसी तरह टेन 2a की भी वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट। पॉलिनोमियल में आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल तो देख के जाना ही है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन सब क्यूबिक पॉलिनोमियल के ही हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 रूट्स होते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। ये आपके 10th के सिलेबस से हटा दिया गया है, तो लेकिन आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल का हम लोगों ने यहाँ पे डिवीज़न मेथड भी हटा दिया है 10th के सिलेबस से, लेकिन यहाँ पे सारा के सारे अधिकतर क्वेश्चन डिवीज़न मेथड से ही सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो ये डिवीज़न मेथड को भी देखना मेरे ख्याल से आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे सम ऑफ रूट्स का जो फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, अगर हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन को लिख लें तो दिस इज माइनस बी अपॉन ए, पर यहाँ पे एक चीज़ और बढ़ जाती है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा एंड गामा अल्फा, जो होता है सी अपॉन ए, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रूट्स क्या होते हैं? माइनस डी अपॉन ए। तो इस फॉर्मूले को तो आपको देख के जाना ही होगा अगर आप क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहे हैं तो। ठीक है, और मेरे ख्याल से अगर आपको ज़्यादा स्कॉलरशिप चाहिए तो डेफिनेटली आपको अपर लेवल के ही क्वेश्चन को सॉल्व करने पे फोकस करना चाहिए, तभी, क्योंकि अगर आप क्लास 10th के ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा नंबर लाने के बाद भी आपको स्कॉलरशिप का कोई बेनिफिट मुझे नहीं लगता कुछ खास होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको जितने ज़्यादा अगर आप हायर लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आपको उतना ही ज़्यादा एडवांटेज मिलता जाएगा। ठीक है, अगर दो बच्चों के नंबर सेम हैं तो आप देख रहे होंगे कि सबके स्कॉलरशिप परसेंटेज अलग अलग है, बिकॉज ऑफ उन्होंने क्या करा, एक ने अगर हायर लेवल के क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व कर दिए और मार्क्स दोनों के सेम हैं तो डेफिनेटली दूसरे वाले को ज़्यादा अच्छी स्कॉलरशिप मिल रही होगी। ठीक है, एपी सीरीज़ में कॉन्सेप्ट एक सिंपल सा आपको याद रखना है कि एपी सीरीज़ में जब कभी भी हम लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो सम होता है वो सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म के सम के बराबर होता है, और ऐसे चलता चला जाता है। ठीक है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, फिर सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट,
फोर्थ लास्ट, ऐसे सम चलता जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा काम आएगा आपके। ठीक है, क्योंकि जितने भी ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे वो इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व होते हैं। सैम्पल पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। और A1 A2 A3 अगर हम लोग देखेंगे, अगर ये ऑड नंबर्स हैं तो A1 प्लस A5 A2 प्लस A4, लेकिन जब हम मिड में जाएंगे तो A3 प्लस A3 यानी कि 2 टाइम्स ऑफ A3 हो जाएगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा फोकस करेंगे। ठीक है, सम ऑफ AP का फॉर्मूला आप लोग को पता ही है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है। तो इतना आप AP के अंदर देखेंगे। तो हम लोगों ने इसके अंदर AP देख लिया, पॉलिनोमियल देख लिया, ट्रिग्नोमेट्री देख लिया, और फिर हम लोगों ने ट्राइंगल्स को भी स्टडी करा है, ट्राइंगल्स में भी काफ़ी कुछ देख लिया, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये भी आपका एक अपर लेवल पे जा रहा था। और प्रोबेबिलिटी में आपको डेफिनेटली मुझे लगता है कि ज़रूरत है शायद अपर साइड की बुक्स को देखने के लिए। ये कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, आप 11th 12th की बुक्स को रिफ़र कर सकते हैं।